Very good morning. I hope you are doing well. Good morning, Deepak. देखो, बहुत रेडिएशन है इस हॉल में, तो मैंने दो काम किया। कल जो मेरा लगातार क्लास होता था, साउंड आ रहा है आपके पास? ऑडिबल है? आप बताओ जल्दी से। तो मैंने कल से दो चेंजेस किए हैं। पहला चेंज किया कि इंग्लिश मीडियम बैच को इवनिंग में 8 to 10 कर दिया, ताकि 1:30 के बाद मुझे एक लंबा गैप मिले और मेरे जो आँख है या जो स्किन है ये रेडिएशन से बच सके। लेकिन लगातार क्लास में तो बहुत डेंजरस है ये। एक तो ये किया मैंने चेंज। दूसरा चेंज किया, मैं ग्लास लाया। एंड विथ योर परमिशन, आप लोग अगर इस पे भी कुछ कमेंट वमेंट ना पास करने लगो, स्टाइल मारता है पता नहीं क्या क्या। थोड़ा मेरा अनुभव जीएस वाले बैच में ना, ऑफलाइन क्लास में जीएस वर्ल्ड में मैंने कुछ क्लास लिए थे, तो वहाँ पे काफ़ी एकदम टिपिकल अजीब लड़के भी आए। 5%, ऐसे 5% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन तो आंखों को रेडिएशन से बचाने के लिए मैंने ये चश्मा लिया है और इसका हम प्रयोग करेंगे। ओके, और अब आप ज्योग्राफी की पढ़ाई करिए। ज्ञानेंद्र आनंद, पेंगुइन डिक्शनरी कौन सी लेनी है? पेंगुइन डिक्शनरी जो फिजिकल वाली है ना, वही लेनी है, क्योंकि उसमें ही सब कुछ मिलेगा आपको। और जो जनरल बनाया हुआ है पेंगुइन ने, वो डिक्शनरी में कुछ खास नहीं है उसमें। लवकेश प्रजापत, बहुत प्रणाम। दीपक लिख रहा है कोई डाउट होता है तो सेंड करते हैं, तो कभी कभी देख नहीं पाते हैं और क्लास करने वक्त टाइप करने में प्रॉब्लम होती है। अभय शुक्ला, प्रिंस चौधरी, सर्वेश, सुरजीत सिंह ठाकुर, अतुल शर्मा, लुकिंग कूल एंड एनर्जेटिक, थैंक यू। ऋचा सिंह, रवि राज, बहुत सारे नाम, पुष्पेंद्र, प्रतीक पांडे, सत्यप्रकाश, श्वेता यादव, ये बहुत अच्छा दीपक का सजेशन है कि डाउट का ना अलग से सेशन ही रख दिया जाए 5 से 10 मिनट का। लेकिन अभी जो क्लास चल रहा है ना, उसमें डाउट्स 2 दिन बाद क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी तो चीज़ें इतनी इंटर रिलेटेड हैं, इतनी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं, जैसे वायु दाब। तो अब दाब का संबंध, तो ये अभी आपको लगेगा ना कि बहुत अच्छा सर नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं समझा रहे हैं। हर बैच में ऐसा होता है और इंग्लिश वाले बैच में भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन वही है कि धैर्य धना ही साधवः, साधुओं का, एक अच्छे व्यक्ति का धर्म यही है कि वो धैर्य अपनाए, और धैर्य अपनाओगे तो अपने आप ही कुछ समय के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
राजीव मीना, युवराज चौधरी, परवेज आलम, ओके। टॉपिक कहाँ तक था? रोज लिख दिया करो। डाउट्स आएगा तो हम बैठे हैं और डाउट्स का सेशन रखेंगे, तो उसमें किसी भी टॉपिक से डाउट्स पूछ सकते हो। मान लो कि ओशनोग्राफी का वीडियो देख रहे हो तो वहाँ से पूछ लो। जलज शुक्ला, अभिषेक सोनकर, गीता बल्लवी, शिवम शर्मा, डोलड्रम मैंने पढ़ाया। ओके, तो अभी ये मत समझो कि डोलड्रम मैंने समझा भी दिया, बिल्कुल नहीं। ITCZ समझा दिया, ऐसा नहीं है। ये जैसे मान लो कि ITCZ अगर कोई समझना चाहेगा तो जब तक उस व्यक्ति को ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों के विषय में ज्ञान नहीं होगा, वो ITCZ नहीं समझ सकता है पूरी तरह। लेकिन क्या है ना कि जो विषय जिस क्रम में आ रहे हैं वैसे वैसे उन विषय को अंशतः समझाना, और आप अंशतः उसको समझ सकते हो, फिर अंशतः ऐसे ही समझते समझते जाकर के एक बार अचानक से तार जुड़ेगी और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और उसके बाद वो बन जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा बन जाएगा। ओवर टर्निंग मतलब क्या होता है? ओवर टर्निंग मतलब होता है कि टकरा करके दूसरी दिशा में लौट जाना। एक होता है यू टर्न, जिस दिशा से जा रहा था उसी दिशा में उल्टे लौटना। ओवर टर्निंग, टकरा के किसी और दूसरी दिशा में बाएं या दाएं मुड़ जाना। भवानी मोदी, सत्य प्रकाश, चलो गुड। तो मैंने आपको डोलड्रम बताया था, डोलड्रम का वितरण भी बताया। अब आप देखो यहां पे, देखो इसमें प्रेशर बेल्ट में सबसे पहला मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब इसको हिंदी में आप कैसे लिखोगे? ज़्यादा अच्छा रहेगा इंग्लिश के सिंबल्स का प्रयोग करना। विषुवतीय निम्न दाब पेटी, यह है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। अब इसी में इस तरह का वेव होता है, इस तरह का वेव होता है। ये जो वेव है ना, यही कहलाता है ITCZ, क्योंकि इसमें यहां पर देखो इस तरह से विंड्स है। कौन सा विंड है? तो ये है नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड और ये है साउथ ईस्टर्ली ट्रेड। और ये जो पट्टी यहां पर आपको मिलेगी, ये पट्टी है उपोष्ण कटिबंधीय
उच्च दाब पेटी, यह है विषुवतीय निम्न दाब पेटी। तो यह है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। यहां भी देखोगे तो यहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम अलग ढंग से बनाते हैं, कुछ रहस्य है यहां पे। तो ये है, ये भी होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। दोनों गोलार्ध में होगा, पेटियां दोनों गोलार्ध में बनती हैं। तो ये है 10 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ये होता है 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ। और यहां भी होगा 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। अक्षांशों को भी दर्शाओ। और यहां ऊपर में भी आओगे तो ये पेटी इस तरह से है, ये कहलाता है उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये रहेगा 60 से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच। और यहां ये भी है 60 से 65 डिग्री साउथ। इसके बाद ये है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी 75 से 90 डिग्री साउथ। यहां भी वही होगा, पोलर हाई प्रेशर सेम 75 से 90 डिग्री नॉर्थ। ये दाब पेटियों का चित्रण है। और अगर हम इसमें विंड को दर्शाना चाहें, ये विंड कैसे बनता है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं समझ पाओ, इसलिए आप इस तरह से। तो ये जो क्षेत्र होता है यहां पर इस तरह से, जो ये यहां पवन जो चलती है, यह है व्यापारिक पवन। ये व्यापारिक पवन का क्षेत्र है। ये पछुआ पवन का क्षेत्र है। और ये है ध्रुवीय पूर्वा का। इस तरह से ध्रुवीय पूर्वा भी चलती है, ध्रुवीय पूर्वा का क्षेत्र है। यहां पे नीचे वही वैसे ही होगा। यहां भी है व्यापारिक पवन, ये होगा पछुआ। एक हमारा क्या था, उपध्रुवीय। एग्जाम में ना एक ही गोलार्ध का दिखाना, दोनों गोलार्ध दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यहां पे पवन क्या है, ध्रुवीय पूर्वा। तो आप इसको देखो, इसको ड्रॉ करो। नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक कुछ भी सेल्फ स्टडी नहीं करना है सुरजीत। कुछ टॉपिक जो रह गए हैं उनको हम सैटरडे संडे में जैसे ही मुझे वक्त मिलता है हम उसको पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल मत सोचो ये सब। अगर हम कोई सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ेंगे, सब टॉपिक छोड़ेंगे भी, तो वो अरे क्लास लेते रहते हैं। तुम ऐसा टाइम पे आते हो ना कि आज संडे नहीं है ना, बीच में आते थे नहीं, अब संडे को ही आना। अच्छा चलो ठीक है, पेपर चालू है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी। आप लोगों ने इसको ड्रॉ किया,
जैसे ही ड्रॉ हो जाए आप मुझे, ये देखो ये है हमारा ITCZ, अगर दूसरे कलर में दिखाना चाहें तो। और ITCZ के अंदर में ही ये जो पवन दिखा रहे हैं ना, यही है विश्वतीय पछुआ। तो ITCZ के अंदर में विश्वतीय पछुआ को चलते हुए दिखाओ। और ये जो दो पॉकेट्स है यहां पर, ये जो पॉकेट्स यहां पर है रेड में, जो इसमें रेड और व्हाइट दोनों का वो दिखाया, और एक जो यहां हमने ग्रीन का ये पॉकेट दिखाया है, इन दोनों का के विषय में एक रहस्य है, हम बात करेंगे इस पे। पॉकेट्स ऐसे ही दिखाना है आपको, विंड डायरेक्शन ऐसे ही दिखाना है आपको। इस पूरे डायग्राम को बनाओ, जैसे ही बन जाए लिखो यस। ओके, आप लोगों के यस आने शुरू हो गए। अब आप लिखिए एक पैराग्राफ, लिखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी यह 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य विकसित होता है। गतिकीय कारणों से उत्पन्न दाब पेटी है। हैडली कोशिका की वायु का अवतलन क्षोभ सीमा के पास कोरियोलिस डिफ्लेक्शन का हिंदी कोरियोलिस डिफ्लेक्शन से
रिफ्लेक्शन का हिंदी क्या होगा? कोरियोलिस रिफ्लेक्शन से तथा वायु के ऊपरी संचयन से, पायलेशन ऑफ द अपर एयर, वायु के ऊपरी संचयन से होता है। यहां वायुमंडलीय स्थिरता, प्रति चक्रवातीय दशाएं, वायुमंडलीय स्थिरता, प्रति चक्रवातीय दशाएं एवं वर्षणहीनता प्राप्त होती है। जिनका संबंध ठंडी वायु के अवतलन से है। जिनका संबंध ठंडी वायु के अवतलन से है। जिनका संबंध ठंडी वायु के अवतलन से है। अतः इस पेटी के पास शुष्क एवं अर्धशुष्क, इस पेटी के पास शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु दशाएं प्राप्त होती हैं। ओके, उदाहरण उष्णकटिबंधीय मरुभूमि जलवायु, सवाना जलवायु, इस तरह का जलवायु यहां मिलता है 25 डिग्री के आसपास में, 25-30। तो दाब पेटियों को मौसमी दशाओं से भी रिलेट करना होगा, दाब पेटियों को जलवायु प्रदेश से भी रिलेट करना होगा। भविष्य के प्रश्न यही होंगे। अब जब हम लोग जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तब वहां पर इन जलवायु की विशेषताओं को
या दाब पेटी से संबंधों को वहां भी पढ़ेंगे, है ना। तो भूगोल सीखने की चीज हो जाती है। अब यहां इसी नोट्स में हम जलवायु तो नहीं लिखवा सकते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसा जरूर आएगा कि दाब पेटियों को जलवायु से जोड़ना है। तो यहां हमने इंडिकेट कर दिया कि भाई 2 जलवायु प्रदेश इस दाब पेटी से संबंधित हैं। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु संबंधित होता है इस दाब पेटी से, उसका कारण भी लिखवा दिया। तो एक बुद्धिमान स्टूडेंट ऐसा ही होता है कि वो पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझता है, और जो नोट्स वही स्मार्ट लड़का पढ़ पाता है जिसको हर नोट्स में इंडिकेशंस मिलेगा। कोई भी प्रश्न यूपीएससी पूछे उसका उत्तर यही मिलना है। इस बार भी देखो जितना प्रश्न पूछा गया सब वही था, सब नोट्स में था, लेकिन लड़का आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है। और हम हर जगह यूपीएससी के क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे उसके अनुसार तथ्यों को हर जगह रिलेट करके लिखाया रहता है। देखो एक बात समझो, अगर आईएएस बनना है हिंदी माध्यम के लोगों को, तो अगर पीसीएस अधिकारी बनना है फिर तो नोट्स ऐसे ही जाके लिख करके आओ, कोई फर्क नहीं, मस्त नंबर आएगा। लेकिन अगर आईएएस अधिकारी बनना है आपको, तो आपको एक छोटा सा एफर्ट लेना पड़ता है कि आपके नोट्स में हमने कहाँ कहाँ किस तरह से कोशिश की अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करने की। तो जहाँ भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करो। जैसे मान लो हमने क्वेस्टा और हॉगबैक टोपोग्राफी की तुलना कर दी कहीं पे, जैसे पिछले बैच में आप नोट्स देखोगे तो जियो हाइड्रोलॉजी का स्ट्रेटिफिकेशन, उसका लेयर्स बताया हुआ है, फ्रियाटिक जोन, वेडोस जोन, ये वाला बताया हुआ है मैंने। जो जियो हाइड्रोलॉजी का मैपिंग किया जाता है तो उससे जो संरचना बनती है वो मैंने बताया हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हमारे नोट्स में मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी आज ये प्रश्न पत्र बनाई तो उसके बेसिस पे एक इंट्यूशन होता है एक व्यक्ति का, और व्यक्ति का इंट्यूशन इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अगर बहुत मेहनत से पहले काम किया हुआ हो उसी को इंट्यूशन आएगा कि ऐसा होगा। उसी तरह से है कि जैसे माँ एक अपने बच्चे को पाली पोषी रहती है, तो बच्चा को कब कष्ट है, कब सुख में है, कब दुख में है, उसके चेहरे से वो पढ़ लेती है। अगर माँ अपने बच्चे से अटैच्ड है तो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हर माँ अपने बच्चे से वैसे ही अटैच रहती है, ऐसा नहीं है। माँ भी भेदभाव करती है, उसको भी कोई बच्चा बहुत प्यारा, कोई बच्चा एवरेज, कोई बच्चा मासूम, ऐसा उसको भी अलग अलग भाव से देखती है माँ अपने बच्चों को। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। लिखो, यह दाब पेटी ग्रीष्म काल में सशक्त हो जाती है। ग्रीष्म काल में सशक्त हो जाती है क्योंकि हैडली सेल सशक्त हो जाता है। अब अभी पूछोगे हैडली सेल क्या है तो सर कुछ नहीं बता पाएंगे। जानते हो तो अच्छी बात है, मुझे तो 1-2 दिन समय लगेगा। हैडली सेल ग्रीष्मकाल में सशक्त होती है तो दाब पेटी भी सशक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में यह पेटी उत्तरायण एवं शीतकाल में दक्षिणायन हो जाती है। मतलब उत्तर की ओर शिफ्ट करना। और शीतकाल में दक्षिण की ओर शिफ्ट करती है, जिसका संबंध सूर्य के भ्रामक विस्थापन से है। एक एक शब्द को लिखना है, जिसका संबंध सूर्य के भ्रामक विस्थापन से है। सूर्य कोई विस्थापन नहीं कर रहा है, भ्रम है, वो भी समझाएंगे। भ्रामक विस्थापन से है।
लिखो, भ्रामक विस्थापन से है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में यह समुद्र तल पर वर्ष भर नियत होता है। क्योंकि समुद्र तल का तापमान अथवा भौतिक दशा वर्ष भर लगभग स्थैतिक रहती है। थर्मोस्टैटिक बैलेंस होता है। इसको लिख दो ब्रैकेट में, समुद्र में थर्मोस्टैटिक बैलेंस होता है। ताप स्थैतिक संतुलन, ताप स्थैतिक संतुलन होता है। जबकि थल कृष्ण काया की तरह व्यवहार करता है। ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। गर्म भी जल्दी होगा, ठंडा भी जल्दी होगा, तो वहां पर दाब कभी भी नियत नहीं हो सकता है। दाब का फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा थल के ऊपर में, तो दाब पेटियां थल पर कभी भी नियत नहीं हो सकती हैं। लिखो, उत्तरी गोलार्ध में, एक पैराग्राफ और, उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर के ऊपर एजोर्स उच्च दाब एजोर्स उच्च दाब एवं प्रशांत के ऊपर इसे हवाईयन या हवाई उच्च दाब कहते हैं। जो वर्ष भर नियत रहता है।
लिख दो। उत्तरी गोलार्ध में थल एवं जल के वितरण के कारण सभी दाब पेटियां निरंतर नहीं होती बल्कि पॉकेट्स में होती हैं, और वो भी समुद्र तल पे। सभी दाब पेटियां निरंतर नहीं होती। नेक्स्ट लिखो। दक्षिणी गोलार्ध में यह पेटी निरंतर एवं वर्ष भर नियत रहती है। निरंतर एवं वर्ष भर नियत रहती है, क्योंकि थल का अभाव है। थल लगभग अनुपस्थित है। 30 डिग्री के आसपास तुम देखोगे तो थोड़ा थोड़ा टच करेगा, कॉन्टिनेंट का कुछ कुछ भाग छोटा सा टच करता है। थल लगभग अनुपस्थित है। नेक्स्ट लिखो। यह दाब पेटी दो प्रमुख प्रचलित वैश्विक पवनों का उत्पत्ति केंद्र है। जिन्हें क्रमशः व्यापारिक पवन एवं पछुआ कहते हैं। व्यापारिक पवन एवं पछुआ कहते हैं। व्यापारिक पवन एवं पछुआ कहते हैं। ये दोनों पवन एजोर्स एवं हवाई के ऊपर निर्मित
एजोर सेवंग हवाई के ऊपर निर्मित विशाल प्रतिचक्रवात के ऊपर निर्मित विशाल प्रतिचक्रवात से उत्पन्न होते हैं, या विशाल प्रतिचक्रवात के बाह्य प्रवाह अथवा अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, अपकेंद्रीय शक्तियों से उत्पन्न होते हैं, अपकेंद्रीय शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। अब लिखो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। नेक्स्ट है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में लिखना है 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह गतिकीय कारणों से उत्पन्न दाब पेटी है। परंतु ऊष्माजनित कारकों को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता।
यानी ये थर्मोडायनेमिक प्रेशर बेल्ट है। लिखो, अर्थात यह ऊष्मागतिकीय दाब पेटी है। यह ऊष्मागतिकीय दाब पेटी है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, उत्तरी गोलार्ध में यह समुद्र तल पर नियत है। कारण मैंने पहले लिखवा दिया है। यह समुद्र तल पर नियत है। अटलांटिक पर इसे आइसलैंडिक लो, जबकि प्रशांत पर एलुशियन लो की संज्ञा दी जाती है। यह पेटी शीतकाल में सशक्त होती है। यह शीतकाल में सशक्त होगा। शीतकाल में सशक्त होती है क्योंकि शीतकाल में ही उच्च अक्षांशों पर तापांतर, थर्मल कॉन्ट्रास्ट या तापीय विरोधाभास ध्रुवीय वायु राशि एवं ध्रुवीय ठंडी वायु राशि एवं उपोष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि के मध्य उपोष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि के मध्य अधिक होती है, अधिकतम होती है, जिससे
इन अक्षांशों पर वायु का अभिसरण तीव्र हो जाता है तथा गर्म वायु अभिसरित होकर वाताग्रीय दशाओं में, गागर में सागर भर रहे हैं, वाताग्रीय दशाओं में ऊपर उठता है। ऊपर उठता है जिससे निम्न दाब के केंद्र बनते हैं। इन्हीं केंद्रों में समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण भी होता है। तथा इस क्षेत्र को टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन, TCZ, TCZ भी कहते हैं। एक था ITCZ, यह है TCZ। TCZ भी कहते हैं। यह उच्च वर्षण का क्षेत्र होता है जहां वाताग्रीय चक्रवातीय वर्षा प्राप्त होती है। वाताग्रीय चक्रवातीय वर्षा प्राप्त होती है। लिखो, एक लाइन और लिखी लो। लिखो, यह पेटी दक्षिणी गोलार्ध में नियत, वर्ष भर नियत एवं
अक्षांशों के समानांतर होती है, जिसमें पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पूर्वा का अभिसरण होता है। ध्रुवीय पूर्वा का अभिसरण होता है। काफी है ये। अब चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। लिखो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी 75 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य ताप जनित पेटी है। ठंडी एवं शुष्क वायु का अवतरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान भी ध्रुवों पर उच्चतम है। लिखो अवतलित वायु उच्च कोरियोलिस प्रभाव के कारण प्रतिचक्रवातीय बाह्य प्रवाह के रूप में लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर विस्थापित होने लगती है। जिसे ध्रुवीय पूर्वा कहते हैं। जिसे ध्रुवीय पूर्वा कहते हैं।
फिर लिखो, कोरियोलिस प्रभाव के कारण ही यहां उच्च दाब नियत रहता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण ही यहां उच्च दाब नियत रहता है, क्योंकि यदि बाह्य प्रवाह न हो, यदि बाह्य प्रवाह न हो, तब वायु में विक्षोभ उत्पन्न होंगे, तब वायु में विक्षोभ उत्पन्न होंगे तथा ये देखो, ये वायु जो अवतलित हो रहा है, तो इस क्षेत्र से यहां पर क्या बना, हाई प्रेशर बना। तो इस क्षेत्र से कोरियोलिस क्या करता है कि इस वायु को इस तरह बाहर की ओर फेंकता है। अब चूंकि वायु बाहर की ओर निकल रहा है, इसीलिए यहां पर ये तो लो प्रेशर वाला है, ये तो 60 डिग्री है, 90 डिग्री वाला है। अगर ये बाहर नहीं निकलेगी वायु, तो फिर ये वायु जो दब रही है, ये वापस ऊपर की ओर चली जाने लगेगी, है ना। तो इसके कारण इस तरह के दशा में यहां पर फिर लो प्रेशर बन जाएगा, और इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी। जो आप आगे पढ़ोगे, यांत्रिकीय अस्थिरता, इसको यांत्रिकीय अस्थिरता कहते हैं। ये दशा बन जाएगी, तो आप लिखो, विक्षोभ एवं यांत्रिकीय अस्थिरता कायम हो जाएगी। यही है तुम्हारा पछुआ, यह है तुम्हारा ध्रुवीय पूर्वा। पोलर हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। यानी कोरियोलिस का बड़ा रोल है इस हाई प्रेशर को मेंटेन करने में।
दाब पेटियों के विषय में कितने लोगों ने अच्छे से लिख लिया और 30% समझ लिया? अजय कुमार गौतम, सर चश्मे में आप अक्षय कुमार लगते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक रंजन ही रहने दो। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तापमान का संपर्क प्रभाव। गुड मॉर्निंग सौम्या। अभय शुक्ला, क्या लिखे हो भाई? विक्षेपण कहते हैं, हाँ, डिफ्लेक्शन का हिंदी विक्षेपण होगा। प्रवेश भी लिखा था। रविराज, अभिषेक यादव, थैंक यू। वैसे मैंने अभी इसको पूरा समझाया नहीं है, तो ये कहना कि पूरी तरह समझ गए वो तो गलत है। ये मैंने समझाया ही नहीं अभी इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में लिखो पवन और पवन तंत्र। दाब पेटियों के बाद जो विषय आएगा वो है पवन। लिखो पवन क्या है? वायु के क्षैतिज संचरण को पवन कहते हैं, जो दाब प्रवणता बल के समानांतर, दाब प्रवणता बल के समानांतर एवं समदाब रेखाओं के
लंबवत, समदाब रेखाओं के लंबवत संचरित होता है। समदाब आइसोबार्स के लंबवत संचरित होता है, जबकि वायु के ऊर्ध्व संचरण को वायु के ऊर्ध्व संचरण को वायु धारा कहते हैं। वायु धारा कहते हैं। ये परिभाषा बहुत ही सक्षम है, कौन बिल्कुल कम शब्द में है। अब आगे लिखो, पवन के संचरण को प्रभावित करने वाले कारक। पवन के संचरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखो,
पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता बल, लिखो यह पीजीएफ, यह पवन गति के समानुपाती होता है तथा फ्रिक्शन के घर्षण के विषमानुपाती। घर्षण के विषमानुपाती होता है। फिर लिखो पीजीएफ समझाते हैं, रुको अभी। इसमें लिखो यह समदाब रेखाओं के लंबवत कार्य करती है तथा पवन दिशा के समानांतर समदाब रेखाओं के लंबवत कार्य करती है तथा समदाब रेखाओं के समदाब रेखाओं के लंबवत कार्य करती है तथा पवन दिशा के समानांतर। यहां देखिए 1000 MB दाब को मान लिया और यहां 900 MB दाब को मान लिया। तो 1000 MB क्या है? हाई प्रेशर। 900 क्या है? लो प्रेशर। तो हाई से लो की ओर जो दाब काम कर रहा है या जो दाब प्रवणता काम कर रहा है, यही पीजीएफ है, यही पीजीएफ है। और यहां पीजीएफ का मान क्या हुआ? 100 MB। समझ गए? यहां पीजीएफ क्या है? 100 MB। अब यहां देखो
100, एक फॉर्मूला ही लिखवा देते हैं तुमको। जब भी लिख लो, यदि पीजीएफ का मान 20 MB है, तब सामान्य गति, पवन गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सामान्यतः ग्लोब पर यही समीकरण बनता है। तो आप ये देखो कि ये 1000 MB का समदाब रेखा है, ये 900 MB का समदाब रेखा है। निम्न दाब कहां है, उच्च दाब कहां है? तो पवन कहां से कहां चलेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। क्यों चलती है उसको भी देखो। मान लो ये हाई प्रेशर है 1000 MB वाला, तो हाई प्रेशर मतलब वायु ऊपर से नीचे की ओर अवतलित हो रही है, तभी तो हाई प्रेशर बनेगा। यहां देखो लो प्रेशर है 900 MB, तो लो प्रेशर का मतलब है वायु ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जब ये जाएगा तो यहां रिक्तिकाएं बनेंगी, तो यहां से वायु का संचरण इस दिशा में होने लगता है, समझे? और ऊपर में ये वायु जाकर के इस तरह से विस्थापित होने लगती है और दो अलग भाग में गिरेगी जाकर के। समझ में आया कि नहीं? तो कहीं भी अगर धरातल पर इस दिशा में वायु चल रही हो तो उसके ऊपर में निश्चित रूप से उल्टी दिशा में वायु चलती है। याद रखो, ये सब काम आएगा। और जहां भी उच्च दाब है उसका एक ही अर्थ है, वायु का अवतलन। और निम्न दाब का अर्थ क्या है? वायु का उत्थान। ज्यादा साइंस नहीं लगाना है ज्योग्राफी में, बस इतना ही एक एक लाइन याद रखोगे, चीजें अपने आप बिल्ड करने लगेंगी। अब तक तो हम लोग बेसिक्स में ही चल रहे थे। अब ये देखो पीजीएफ क्या है। ये एरो जो हमने बनाया, ये पीजीएफ है या नहीं? बिल्कुल है। पीजीएफ का मान हमारा कितना है? 100 MB। तो विंड स्पीड क्या होगा? 1 × 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 किलोमीटर प्रति घंटा यहां विंड चलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि समदाब रेखाओं में इंटरपोलेशन कैसे किया जाए। समदाब रेखाओं में इंटरपोलेशन कैसे किया जाए? इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि ये 1000 है, ये 900 है, तो इसके बीच में अगर मध्य दूरी पर एक रेखा हम लोग ले लें तो ये 950 होगा या नहीं? 950 का होगा। इसी को इंटरपोलेशन कहते हैं। और इसी में अगर हम इतना ही मध्य दूरी को ऊपर लेकर के अगर यहां पर ले लें तो ये 850 मिलेगा। इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। तो समदाब रेखाओं का इंटरपोलेशन क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, ये कार्टोग्राफी का विषय है, आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। यूजीसी देने वाले लोगों को यह सब पता होना चाहिए कि समोच्च रेखाओं का, समदाब रेखाओं का, समताप रेखाओं का एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन कैसे किया जाता है। मुझे तो ज्योग्राफी चटनी नजर आता है, सच पूछो तो। इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा रहता है, बस है कुछ नहीं। कितना आसान है इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन कार्टोग्राफी में। बुक्स में लैंग्वेज एक्स वाई थीटा गामा बीटा करके उसको साइंटिफिक लैंग्वेज देने के चक्कर में छोटी सी चीज को भी लोग क्या कर देते हैं। पीजीएफ समझ में आ रहा है या नहीं? यस या नो जल्दी से लिखो। तो ये हमारा ये जो लाइन है यही पीजीएफ है, ये पीजीएफ बन रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से ही है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? पवन दिशा कैसे होगी? ये देखो पवन ऐसे चलने लगेगा, इस तरह से पवन चलेगा। यहां पर पीजीएफ के समानांतर पवन चलेगी, हाई से लो। तो पीजीएफ कैसे काम करता है?
समदाब रेखाओं के लंबवत और पवन दिशा के समानांतर। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? अब पीजीएफ के बाद लिखो। समझने के लिए बिल्कुल मत घबराओ। अगर तुम्हारे अंदर घबराहट आ रही है तो उसका कारण यह है कि अभी और क्लासेस बाकी हैं। आगे लिखो। ये था हमारा पीजीएफ। अब पीजीएफ के बाद दूसरा लिखो, कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव क्या है? कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या है? कोरियोलिस प्रभाव क्या है? कोरियोलिस एक साइंटिस्ट का नाम था और पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित यह एक भ्रामक शक्ति है, सूडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है, एक्चुअल फोर्स नहीं है। कोरियोलिस कोई बल नहीं है। कोरियोलिस एक प्रभाव है, एक विभ्रम है, एक एपरेंट फोर्स है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और कोरियोलिस को हम लोग दो मॉडल से समझ सकते हैं। पहला, पृथ्वी के कर्वेचर, विंड के एक्सिलरेशन, साइन 90 का वैल्यू, है ना। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा एक मेथड है जो बहुत ही सरल है और इसमें तुमको आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा। एक कल्पना करते हैं कि हम और आप खड़े हैं ध्रुवों के ऊपर में और हमारे हाथ में एक बॉल है। ये बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है। तो हमने बॉल को अफ्रीका के ऊपर कॉन्गो रिवर पर फेंका। कल्पनाशील रहो। तो बॉल अफ्रीका के ऊपर जाके गिरेगी, परंतु चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये जो रोटेशन है, दिस रोटेशन इज नॉट 2 डायमेंशनल, दिस इज 3 डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल बोलने में मुझे थोड़ा सा कष्ट हो गया, है मल्टी डायमेंशनल। अब तुम फिर से उस कल्पना वाले दुनिया में जाओ। तुम ध्रुवों पे खड़े हो, तुमने बॉल फेंका, तो बॉल जाकर के कहां गिरना था? बॉल गिरनी थी अफ्रीका के ऊपर में, लेकिन चूंकि पृथ्वी घूम गई नीचे से, पृथ्वी चूंकि घूम गई है, तो यह बॉल जाकर के साउथ अफ्रीका उसके नीचे आ गया और बॉल जाकर के साउथ अमेरिका के ऊपर गिर गया। तो ऐसा भ्रम होगा कि बॉल अपने सीधी दिशा में न जाकर के साउथ अमेरिका के ऊपर गिरी है, यानी बॉल में डेविएशन हुआ, उसके पाथ में डेविएशन हुआ, उसके पाथ में वक्रता आई, कर्व्ड पाथ उसने ले लिया। लेकिन सत्य क्या है कि अफ्रीका ही घूम गया है इधर, बॉल तो वहीं गई है, बॉल अपने दिशा में ही है, लेकिन चूंकि पृथ्वी घूम गई है तो ऐसा भ्रम उत्पन्न होगा कि बॉल अफ्रीका पर न जाकर के इस अफ्रीका के राइट वर्ड, दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में हो तुम, दाहिनी ओर भाग रही है। ऐसा भ्रम होगा। यही कोरियोलिस फोर्स है, यही कोरियोलिस प्रभाव है। यह विभ्रम है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉल जा रही हो और बॉल पर किसी ने धक्का लगाया, कोई पुश किया, कोई शक्ति कार्य कर दी और बॉल उधर चला गया। बॉल पर कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही है। इसलिए कोरियोलिस प्रभाव है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। आशा है आपने यह समझ लिया होगा। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और तुम उत्तरी गोलार्ध पे थे, उत्तरी ध्रुव पे थे, नॉर्थ पोल पे थे। तो नॉर्थ पोल से जब तुम इक्वेटर की तरफ बॉल फेंकते हो तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमी, अफ्रीका इधर, तो क्या लगा? राइटवर्ड डिफ्लेक्शन, यानी उत्तरी गोलार्ध में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, दाहिनी ओर विस्थापन का भ्रम होता है। अब चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पृथ्वी है वह भी पश्चिम से पूर्व ही घूम रही है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर में पश्चिम से पूर्व, नीचे में पूर्व से पश्चिम, और एक दिन डब्बा खुल के दोनों गोलार्ध अलग, ऐसा तो होना नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व है। अब चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तुम कल्पनाशील रहना बहुत जरूरी है इस विषय को समझने के लिए। तुम नॉर्थ पोल से वॉक करते हुए चले गए साउथ पोल और तुमको देखना है उसी इक्वेटर को। तुमने इक्वेटर को क्रॉस किया, तुम चले गए साउथ पोल। अब तुम्हारा इक्वेटर कहां है? तुम्हारे पीछे। सामने भी दिखेगा लेकिन तुमको जो पॉइंट देखना है, तुम्हारा अफ्रीका जो पॉइंट देखना था, वो पॉइंट कहां है? वो तो तुम्हारे पीछे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको अपना पोजीशन, जो ऑब्जर्वर है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी उसका जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। राइट लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट क्या हो जाएगा उसका? लेफ्ट क्या हो गया उसका? राइट हो गया। ऑब्जर्वर का पोजीशन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हो रहा है। बॉल उसी दिशा में जाएगी। तुम ऐसा करो, दक्षिणी गोलार्ध पे खड़ा हो जाओ, अब अफ्रीका की तरफ फिर बॉल फेंको, तो बॉल अफ्रीका पे ना गिर के फिर से कहां गिरेगी? कहां गिरेगी? साउथ अमेरिका पर ही गिरेगी। लेकिन इस बार जो तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तुमको लगेगा दक्षिणी गोलार्ध से कि बॉल हमारे बाईं तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है, जबकि सत्य क्या है कि बॉल नॉर्थ पोल से भी साउथ अमेरिका और साउथ पोल से भी साउथ अमेरिका पे जाके गिरी है। यानी जो बॉल के डिफ्लेक्शन, जो भ्रामक, जो एपरेंट डिफ्लेक्शन है बॉल के ऊपर में, वो एक ही दिशा में है। लेकिन चूंकि ऑब्जर्वर का पोजीशन रिवर्स हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए ऐसा भ्रम होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विस्थापन होगा। अब इसको देखते हैं डायग्राम पे। मान लो ये ग्लोब है, ये विषुवत है, आपने यहां से बॉल इधर फेंका तो किधर किधर? ये है तुम्हारा क्या? राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। और अगर इधर से आपने बॉल फेंका तो भी इधर ही डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन ये लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है। ऊपर जाओगे, इधर देखोगे, देखना अफ्रीका के उस बिंदु को ही है, तो ये क्या हो गया? आपका राइट डिफ्लेक्शन हो गया। यानी डिफ्लेक्शन वास्तव में एक ही दिशा में हो रहा है। तो कोरियोलिस एक भ्रम है और फेरेल का नियम भी एक प्रतिभासित सत्य है। प्रतिभासित सत्य मतलब ऐसा प्रतीत होता है, एक एपरेंट लॉ है, ये एक सूडो फोर्स है, ये छद्म है। आगे देखो, तो अब ऐसा करते हैं कि कोरियोलिस का एक और नियम है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि पोल के ऊपर में कोरियोलिस बल अधिकतम होगा, विषुवत पर कोरियोलिस बल न्यूनतम लगभग 0 हो जाता है। ऐसा क्यों है? साइंस भी समझाती है, हमारे उदाहरण से भी समझ में आएगा तुमको। मान लो हम खड़े हैं पोल के ऊपर में, हमने बॉल फेंका, तो जो अफ्रीका है वो ज्यादा घूमी, है ना? अब मान लो हम नॉर्थ पोल की जगह आ गए 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर जब आएंगे तो हमने बॉल को फेंका, तो बॉल कम घूमी, अफ्रीका कम डिस्टेंस पे गया,
हम जब नॉर्थ पोल से बॉल को फेंक रहे हैं तो ज्यादा टाइम मिल रहा है ना, ट्रैवल टाइम, तो ये अफ्रीका का जो रोटेशन से अफ्रीका का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ज्यादा होगा। और जब हम 40 से फेंकेंगे तो अफ्रीका कम डिस्प्लेस हुई है, अगर हम 20 पे से फेंकेंगे तो और कम, 10 से और कम, 0 पे बॉल फेंकने की जरूरत क्या है। आप अफ्रीका को ऐसे ऐसे करते रहो। समझ में आया कि नहीं? यानी कोरियोलिस का मान ध्रुवों पर अधिकतम होगा और जैसे जैसे इक्वेटर पे जाओगे वैसे वैसे कम होता चला जाता है। कई सारे डिस्कशंस हो सकते हैं इसमें, तो कई सारे प्रश्न हो सकते हैं कोरियोलिस में और कई प्रकार से हो सकता है। एक और तुमको उदाहरण देते हैं कि विंड वेलोसिटी अगर बढ़ाएंगे तो कोरियोलिस बढ़ जाएगा, कोरियोलिस डिफ्लेक्शन बढ़ने लगता है विंड वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो। कैसे होगा ये? तुम तेजी से भाग रहे हो, जितना तेजी से भागोगे तुमको ठोकर लगी, तुम उतनी तेजी से फेंके जाते हो, उतना तेज डिफ्लेक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मान लो रिंग है, बड़ा रिंग है, इस रिंग पर जो एयर है, एयर सर्कुलेशन है, वो इस रिंग पे कायम है। ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना करते हैं। अब इस विंड को थोड़ा सा कर्व्ड पाथ देकर के मान लो नीचे बीच में केंद्र में लो प्रेशर उत्पन्न कर दिया, निम्न दाब कर दिया, तो ये विंड अब अंदर की ओर आने लगेगी। तो जब अंदर आएगी तो ये जो एयर है ये अब छोटे रिंग में घूमेगी, छोटे रिंग में घूमेगी और एंगुलर मोमेंटम वही है, कोणीय संवेग वही है, और जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो घट गया, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। विंड में त्वरण, एक्सेलरेशन आएगा, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ता है, एक्सेलरेशन आता है, वैसे ही कोरियोलिस का मान बढ़ जाएगा। इसी उदाहरण को हम लोग एक बार देखते हैं पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में भी। पृथ्वी में ये इक्वेटर है ना, यही sin 90 वाला जो फॉर्मूला है, ये जो पृथ्वी का इक्वेटर है, सबसे बड़ा रिंग है। 20 डिग्री का अक्षांश क्या होगा? छोटा इक्वेटर, छोटा सर्कल, और ऊपर में पोल की तरफ क्या होता है? सारे अक्षांश और छोटे छोटे सर्कल्स बनते चले जाएंगे। और नॉर्थ पोल क्या होगा? एक पॉइंट हो जाएगा। तो विंड का अगर एंगुलर मोमेंटम मान लिया जाए कांस्टेंट, नियम भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अगर एंगुलर मोमेंटम को इक्वल माना जाएगा, बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे फ्रिक्शन अफेक्ट करेगा, तो बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ इस नियम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इस नियम पे अगर चलेंगे तो विंड का ऊपर की ओर जाने में एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, उसके कारण कोरियोलिस का मान ध्रुवों की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो पृथ्वी के कर्वेचर से भी इसकी सिद्धि होती है कि कोरियोलिस का बल पोल पे क्यों अधिकतम होगा। आशा है तुम समझ रहे होगे, और हर प्रकार का बच्चा समझ रहा होगा मेरे क्लास में, गांव का, शहर का, फिजिक्स वाला, हिंदी साहित्य वाला। अब एक जो मूल समस्या आती है वो क्या है, उस पर भी बात कर ही लेते हैं। अब अगर हम ये कल्पना करें कि वायु का प्रवाह, पवन की दिशा, अगर हम पवन की दिशा को मान लें कि पवन की दिशा इस तरफ है, यहां पवन की दिशा इस तरफ है, इस पर कोरियोलिस काम करेगा या नहीं? इस पर कैसे कोरियोलिस काम करेगा? तो पहले उत्तर होगा कि इस पर भी कोरियोलिस काम करेगा और यह भी अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यह भी अपने लेफ्ट की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ, इसका लेफ्ट किधर है, यह भी अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोरियोलिस बल पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व चलने वाले पवन पर या ओशियन करंट पर या किसी भी तरह के फ्लूइड मोशन पे काम करता है। इसको भी समझने की कोशिश करो। मान लो कि तुम खड़े हो मॉस्को के पास। आप कहां खड़े हैं? मॉस्को के पास, और आपने बॉल फेंक दिया साइबेरिया की तरफ। साइबेरिया की तरफ आपने बॉल फेंका है, तो जो पृथ्वी घूम रही है वो इस तरह से लीनियर
मोशन में नहीं है, कोई लाइन नहीं है। वो पृथ्वी एक गोलाब है और वो गोलाब इस तरह से घूम रहा है। तो जो गोलाब घूम रहा है वो साइबेरिया की तरफ बॉल जब फेंकोगे तो बॉल जब सीधी रेखा में गमन करेगी, लेकिन नीचे का जो गोला है, देखो नीचे हमारा हाथ देखो, ये साइबेरिया है। ये क्या है? मॉस्को से तुमने बॉल फेंका, ये साइबेरिया है। तो ये पृथ्वी इस तरह से लाइन में नहीं घूम रही है, लीनियर मोशन नहीं उसका, टू डायमेंशनल मोशन नहीं उसका। वो रोटेशन कर रही है, थ्री डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। तो क्या होता है कि जब बॉल आप इधर से फेंकोगे तो ये बॉल साइबेरिया जाएगी, उससे पहले ये जो सतह है ये नीचे से ऐसे घूम जाता है। तो ये बॉल का भ्रम होगा, वो साइबेरिया कहां चला जाएगा? साइबेरिया चला जाएगा इस तरफ, और बॉल जो इधर जा रही है वो उसके राइटवर्ड, साइबेरिया से हटकर को बैकाल झील की तरफ या चाइना की तरफ वो बॉल मुड़ जाएगी। इसको भी समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब ले लेते हैं, पृथ्वी के रोटेशन को वैसे देखते हैं, वैसे नहीं है रोटेशन। जो तुम सोचते हो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, वैसे नहीं घूम रही है। पृथ्वी का जो रोटेशन है वो गोलाब, उसको बहुत उसको अपनी इमेजिनेशन में लाना होगा तुमको। इसको फिर से समझो, यहीं पे डिफिकल्टीज होती है कि मान लो यहां से बॉल को हमने फेंका, ये हमारा मॉस्को है और ये हमारा एस साइबेरिया है, ये हमारा एम मॉस्को है। तो बॉल कैसे रोटेट करेगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो इस पॉइंट से हम देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे जाओगे तो यहां भी इस तरह का डिस्क इफेक्ट बन रहा है, ऐसे बन रहा है। इस पॉइंट से भी डिस्क इफेक्ट बनता है। और यहां पर अगर इधर फेंकोगे तो ये देखो पृथ्वी का रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये रहा पृथ्वी का रोटेशन। हर सेक्टर में, हर सर्कल में पृथ्वी का ऐसे रोटेशन हो रहा है। तो पृथ्वी का रोटेशन जब ऐसे हो रहा है, ये गोलाब है यार, उभार और कर्वेचर को समझो। तो ये जो वायु का संचरण इस दिशा में हो रहा था, ये नीचे ऐसे घूमने के कारण, डिस्क इफेक्ट के कारण, ये ऐसे वायु इधर घूम जाएगी, ये टर्न करेगी इधर। ये भी भ्रम होगा, ये इधर मुड़ी, पृथ्वी ऐसे घूमी डिस्क की तरह, और ये ऐसे इधर। आशा है समझ में आ रहा होगा। यानी अगर हम ग्लोब पर देखना चाहें कि कोरियोलिस कैसे काम करता है, तो निष्कर्षतः क्या हो रहा है कि अगर वायु गति इस दिशा में है तो इसके राइटवर्ड, यानी इधर कोरियोलिस, यदि इस दिशा में है तो इसके राइटवर्ड इधर कोरियोलिस, ऑलवेज राइट। अगर वायु इस दिशा में संचरित है तो भी राइटवर्ड, अगर वायु इस दिशा में संचरित है तो भी राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। और वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आप आओगे तो अगर वायु इस दिशा में है तो लेफ्टवर्ड, इधर लेफ्ट, वायु इस दिशा में है तो लेफ्टवर्ड, वायु इस दिशा में है तो अगेन लेफ्टवर्ड, वायु इस दिशा से आएगी तो यहां भी, यहां भी लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। इस प्रकार से कोरियोलिस काम कर रहा है। इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन इन लेमैन्स लैंग्वेज, एक आम आदमी की भाषा में फिजिक्स के, ज्योग्राफी के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना। कितने लोग समझ पाए, मुझे लिखो। रिमझिम वर्मा, यस सर। श्वेता यादव, जादू हो गया सर जी।
थैंक यू फॉर दिस नाइस कॉम्प्लीमेंट। अभी तो पूरा क्लाइमेटोलॉजी बाकी है। पीजीएफ भी समझ में आया होगा ना? पीजीएफ, पीजीएफ और कोरियोलिस। थैंक यू श्वेता, श्वेता यादव ने इतने अच्छे शब्द लिखे। समदाब रेखा का अर्थ है दीपक कि वह रेखा जो मैंने समताप समदाब रेखा बताया था तुम लोगों को, इंसुलेशन वाले चैप्टर में समताप रेखा बताया था। अब पीछे का पढ़ते नहीं हो तो आगे तो कष्ट होगा ही होगा। पहले रट रखा था, आज समझ में आया। परवेज आलम लिख रहा है कि आपने कोरियोलिस को प्लेट में परोस दिया। थैंक यू वेरी मच। चलो ओके, टाइम हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे थोड़ा कुकिंग भी करना पड़ता है। आज बनाएंगे वाइट एग्स का ऑमलेट और उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड। बिल्कुल दीपक, जहाँ पे प्रेशर, जहाँ पे ताप था वहाँ पे सिर्फ दाब लगा दो, हो गया समदाब रेखा, है ना? चलो बाय बाय, ठीक।